ठीक है, किसी को कैट का नहीं पता, कैट थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन आपको तकरीबन क्वेश्चन करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखिए नीचे उसी तरह का एक सवाल दिया हुआ जो हम कर गए हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। ए जो है, ए किसी शख्स का नाम है, वो एक काम करता है 12 दिनों के अंदर। अलॉन्ग विद बी ही कैन डू द वर्क इन 8 days। ठीक है, बी के साथ मिलकर वो वही काम 8 दिनों के अंदर कंप्लीट कर लेता है। बताओ बी अकेला अगर काम करे तो कितने दिनों में करेगा? हाँ, अब ये बताओ, हम ए से कह लेते हैं असजद है, बी से कह लेते हैं बिस्मा है, हम नाम दे लेते हैं। चलो, असजद जो है वो अकेला जो अगर काम करता है, असाइनमेंट करता है, कोई भी काम करता है, 12 दिनों के अंदर कंप्लीट करता है। अगर वो बी के साथ मिलकर करता है तो वो कितने दिनों में करता है? वो 8 दिनों में कंप्लीट करता है। लेकिन अगर जब दोनों मिलकर करते हैं, जब अगर अकेला बी काम कर रहा हो, ए उसके साथ ना हो, अकेले बी ने काम कर रहा हो, तो बी वो काम कितने दिनों में करेगा? इसका जवाब दें आप लोग। देखिए, जब अकेला ए काम कर रहा है 12 दिनों में कर रहा है, बी साथ मिल जाता है तो उनके जो 12 दिन थे वो 8 में हो जाते हैं। ठीक है, ये जो आंसर दे रहे हैं रीजन भी लिख दिया करें साथ, ताकि बाकी लोग भी उससे आइडिया ले सकें। बताएं, रीजन लिखेंगे, आपको क्यों लगता है 10 दिनों में करेगा? मैं कहता हूँ नहीं जी, ये 10 दिनों में तो नहीं कर रहा, ये 18 या 24 दिनों में करेगा। रीजन दिया करें साथ, सिर्फ तुक्का नहीं लगाना आपके माइंड में, रीजन यहाँ एटलीस्ट एक रीजन होनी चाहिए माइंड में। ठीक है, कि आपको कैसे पता लगा? बिस्मा और निशवा ने जवाब दिया है, बताएं आपको कैसे पता लगा कि वो 10 दिनों में करेगा, कि वो अकेला जो है काम 10 दिनों के अंदर कर रहा है। जब वो ए के साथ मिलता है बी, तो वो 4 दिनों का काम कम करता है। ठीक है, मतलब 4 दिन बच जाते हैं ए के। क्लोज टू 12 days, अच्छा इसलिए रीजन दी है। ओके, बट आई डोंट थिंक सो इसका ये आंसर होगा। ओके, बाकी बताएं, फिर मैं भी करता हूँ इसको। 1 मिनट। बी अलोन कैन फिनिश द वर्क इन, अकॉर्डिंग टू मी, अगेन इसका जवाब या 18 या 24 में से। देखें, अगर 12 ए काम कर रहा है 12 दिनों में, बी काम उसके साथ मिलकर कर रहा है, साथ मिल जाए तो वो 8 दिनों में होता है। मतलब बी जो है वो 4 दिनों का काम बचा रहा है। ठीक है जी, 4 दिनों का काम बचा रहा है या 12 में कर रहा है, तो बी भी तो 12 में आना चाहिए ना। समझ आ रहा? यानी आप समझे नहीं मरीम? तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि असजद है, उसने 12 दिनों के अंदर असाइनमेंट मुकम्मल कर ली। एक असाइनमेंट, उसी तरह की असाइनमेंट दूसरी करनी थी जो 12 दिनों में होनी है, तो बिस्मा ने कहा नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करवा देती हूँ, तो हम मिलकर असाइनमेंट करते हैं। तो वो उन्होंने 12 दिनों के बजाय 8 दिनों में मुकम्मल कर ली। मतलब असजद ने इतना काम करवा दिया कि वो जो 12 दिनों का काम था वो सॉरी, बिस्मा ने इतना काम करवाया कि वो 12 दिनों का काम 8 दिनों में हो गया। ठीक है, अब 8 दिनों से क्या मुराद है? लेकिन असजद अभी भी ज्यादा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि असजद का सिर्फ 4 दिन कम हुए हैं। फर्ज करो अगर असजद के 6 दिन कम हुए होते, कि अगर वो काम 6 दिनों में हो जाता, फिर हम कहते हैं कि दोनों ने 50-50 वर्क किया है। ठीक है, लेकिन वो 50-50 वर्क नहीं होता, क्योंकि असजद अभी भी ज्यादा काम कर रहा है। अगर असजद कोई काम 12 दिनों में कर रहा है, तो बिस्मा को वो काम करने में ज्यादा दिन लगेंगे, कम दिन नहीं लगेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखें। ठीक है, ज्यादा दिन लगने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ उसके 4 दिन कम किए हैं। अगर वो 6 दिन कम करता, हम कहते हैं 50-50 वर्क हो गया है। इस टाइम वो वर्क 50-50 नहीं है। अगर आप परसेंटेज निकालो, फॉर एग्जाम्पल 8/12 की परसेंटेज कितनी बनती है? 248, 2/3, मतलब उसने 33% काम किया है। ठीक है, तो इसका जवाब आना है 15। ठीक है, 33% काम किया, हाँ सही कह रहे हैं आप लोग। 33% उसने जो काम है ना, सिर्फ वो काम किया। 33 के क्या क्या मतलब है? कि जो काम असजद 12 दिनों में जो काम असजद, सॉरी 33 नहीं है ये, इसका 15 नहीं आएगा आंसर, इसका 18 आंसर आएगा। जो काम असजद 12 दिनों में कर रहा था, उसमें 33% प्लस कर दें तो वो काम बनेगा जो बिस्मा ने किया है। ठीक है, और 12 का 33% प्लस करके 18 कर सकते हो आप। तो इसका जवाब अकॉर्डिंग टू मी, ये इसमें 1 मिनट, 33% कितना बनेगा 12 का? देख लें आप, 4 4 8 4 12, हाँ 16 या 18 इतने ही बनेगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर, 1 मिनट, लेट मी रीड इट अगेन, इसने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया है। कैन डू अ पीस ऑफ पेपर 12 days, कैन डू वर्क इन 8 days, 4 दिनों का काम खत्म कर दिया। बी अलोन कैन फिनिश द वर्क, अच्छा उसने 4 दिनों में वो काम किया। 4 4 8 4 12, हाँ 15 जवाब आएगा, 15 आएगा, 15 आएगा। सही है, आप लोग सही कह रहे हैं, इसका जवाब 15 आएगा। ठीक है, क्योंकि उसने 33% काम जो है कम किया, और 12 का 33% कितना बनता है? 4% के राउंड अबाउट बनता है 33%, आप लोग कह लें। ठीक है, 33.33 को 4% या 3.8 इतना परसेंट बनता है, 3.8 डेज बनते हैं। तो हमने वो डेज इसमें ऐड कर दिया और वो 15 जवाब आ गया। अब बताता हूँ देसी तरीके से उन्होंने किया क्या है। जितने दिन एक ने काम किया, दूसरे के साथ मिलके उसने जितने दिन कम कर दिए उसकी परसेंटेज निकाल लो। ठीक है, कि बी ने 4 दिन कम करवा दिए, मतलब पहले 12 दिनों में काम हो रहा था, बी के साथ मिलके वो काम 8 दिनों में के अंदर हो गया। वो जो 4 दिन काम कराए उसकी परसेंटेज निकाल दो कि वो कितने परसेंट बनते हैं बाकी दिनों के।
वो बनते हैं 33%। मतलब उसने 33% काम कम कर दिया। तो जो बी की अपनी स्पीड है वो 33% स्पीड है कि बी जो है 33% काम करवा रहा है। तो जब बी अकेला वो काम करेगा तो उसको 33% टाइम ज्यादा लगेगा, तो वो इस वजह से 15 जवाब आएगा। अच्छा, ये आगे परसेंटेज वाले आपने किए हैं, ये मैं आपको दूंगा, आप ये खुद कर लीजिएगा। कल हमने परसेंटेज वाले करके देखे थे, और बाकी सारे वही हैं, देख लें मैक्सिमम आपको परसेंटेज वाले मिलेंगे। 8,000 आ रहा है, प्रॉफिट इतना बन रहा है, 20% उसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा तो कितना बनेगा, 10% हो जाएगा तो कितना बनेगा। ठीक है, ये उसी तरह का सवाल आ गया, अगर हिम कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 30 आवर्स, इफ ही एंड हिज सन वर्क टुगेदर द टाइम टेकन इज 20 आवर्स, द सन वर्किंग इन द सेम कैपेसिटी एज व्हेन ही वाज वर्किंग हिज फादर कैन फिनिश द वर्क इन, अब ये कितने घंटों के अंदर करेगा, वो उसके हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, इसमें उसने क्या किया, 10 घंटे का काम खत्म किया है, 10 घंटे 30 के 33% तकरीबन बनते हैं। तो 20 के अगर ऊपर 33 हम डालें तो वो मैक्सिमम 50 तो नहीं हो सकता, वो अगर काम करता है तो वो 25 आवर्स तक कर लेगा अकेला, अगर वो काम करेगा तो। ठीक है, हम इस तरह कर सकते हैं, लेकिन 50 घंटे तक नहीं जाएगा, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह आप एलिमिनेट आंसर का, ये मैं आपको दूंगा क्वेश्चन, आप ये खुद सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसका प्रॉपर फार्मूला भी बना के कोई दे दूंगा, ताकि आप लोग उस पर फार्मूले भी आंसर देख के तो आप पुट करके ले सको। ये देखें, परसेंटेज प्रॉफिट के, एक बंदे ने 7,000 में लिया, उसको 11,500 में बेचा, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये भी हमने कल पढ़ा था। ठीक है, परसेंटेज जैसे अगर ज्यादा हो जाए, एक्स्ट्रा हो जाए, तो उसको कैसे निकालना है। खैर, मैं आज आपको लेके चलता हूँ ज्योमेट्री की तरफ, जो आपका मेन टॉपिक है आज का। ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, फिर जो ना आया मुझे ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करके रजिस्टर के ऊपर या जिस तरह मर्जी, या ऑनलाइन या रजिस्टर के ऊपर सॉल्व करके आपको वीडियो भेज दूंगा, बल्कि रजिस्टर के ऊपर ही सॉल्व कर दिया करूंगा। ठीक है, ये मैं आपको पेपर आज सेंड कर दूंगा, आपने इनको रीड करना है, क्योंकि कल एनालिटिकल स्किल पे जाना, तो आज मैथमेटिक्स का जितना पोर्शन है आपने रीड करना है। ये 2-3 जो पेपर है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा आपने, वो मुझे सेंड करना है, मैं आपको उसको सॉल्व करके उसका आंसर सेंड कर दूंगा, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि इस तरह के 5-6 तरीकों से वो क्वेश्चन दे सकते हैं हम हर तरीका यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ज्यादा अच्छी ये होगा कि आप सॉल्व करो, जो आ जाता है उसको सेंड करो कि ये सॉल्व हो गया, इसका ऐसे आंसर आता है, जो नहीं आता सेंड करो, मैं उसको आपको जवाब दे दिया करूंगा। ठीक है, ओके, गेट। अच्छा, सबसे पहले ज्योमेट्री जो है ना आपकी बहुत हैवी किस्म की नहीं आ रही, इसमें 2-3 चीजें जो आपको रखनी पड़ेंगी याद। विद इक्वल साइड्स, ठीक है, वो क्या होता है, स्क्वायर, और ये आप सबको वैसे पता ही होगा। ठीक है, 4 साइड्स विद इक्वल साइड्स इज स्क्वायर, 4 साइड्स इन विच 2 साइड्स आर इक्वल एंड द ऑपोजिट 2 साइड्स आर इक्वल, बट वो चारों आपस में इक्वल नहीं होती, वो रेक्टेंगल। फिर सर्कल, सर्कल का आपको पता है, और ऐसा सर्कल जो पूरा वो उसका रेडियस जो है प्रॉपर ना हो, प्रॉपर रेडियस हर तरफ से रेडियस इक्वल ना हो, वो ओवल होता है। फिर ट्राइंगल का भी आपको पता है, 5 साइड्स वाली पेंटागन होती है, ट्राइंगल 3 साइड्स की होती है। ठीक है, हेक्सागोन 6 साइड्स की होती है, ऑक्टागोन 8 साइड्स की होती है, 7 साइड्स वाली हेप्टागोन होती है। ठीक है, वो आपको टेट्रागोन जो होती है 4 साइड्स वाली होती है, उसको हम स्क्वायर या हम रेक्टेंगल कह लेते हैं। ठीक है, अगर वही स्क्वायर जो है वो 3D शेप में आ जाए तो उसको हम क्यूब कहते हैं। ठीक है, अगर स्क्वायर जो है आपका 3D शेप में हो, अगर आपका सर्कल 3D शेप में हो तो उसको हम स्फेयर कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अगर आपका ओवल फॉर्मेशन जो है वो 3D शेप के अंदर आ जाए, जो वो सिलेंडर बन जाता है। ठीक है, ओवल फॉर्मेशन विद 2 साइड्स, रेक्टेंगल और ओवल का मिक्सचर जो है वो सिलेंडर बनता है। ये बात याद रखनी है। ठीक है, रेक्टेंगल और ओवल का मिक्सचर। फिर रेक्टेंगल, जब आपका प्रॉपर रेक्टेंगल जो है वो 3D शेप में आ रहा है, तो उसको आप रेक्टेंगल प्रिज्म कह सकते हो या सिंपल प्रिज्म कह सकते हो। जब आपकी ट्राइंगल एक साइड से गोल शेप में आ जाए, एक साइड उसकी ओवल हो, एक साइड दो साइड जो वो ट्राइंगल शेप के, तो वो कोन बन जाती है। ये कुछ साइड्स हैं, इनके नाम है। तो आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट आ सकती है इन केस के इनके कितनी साइड्स वाली कौन सी शेप होती है। ठीक है, और ट्राइंगल जब तीनों अब हो, ट्राइंगल जब एक साइड गोल हो, बाकी तो ट्राइंगल वाली तो कौन है, अगर तीनों ही ट्राइंगल वाली हो, 3D हो, तो वो पिरामिड बन जाती है। ठीक है, तो ये कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, आपने इन शेप्स को याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे है एरिया। ठीक है, अच्छा, आपको साइड्स का और एंगल्स का तो आई गेस पता होगा। ठीक है, हर किसी भी शेप की साइड्स होती हैं, इनको हम कहते हैं साइड्स हैं। ठीक है, जो साइड जो चीज नीचे की तरफ बेस पे होती है, उसको हम आमतौर पे लेंथ कंसीडर करते हैं, जो बेस वाली जगह होती है। ठीक है, जो नीचे वाली जगह, बेस का मतलब ये नीचे वाली जगह है, इसको हम कहते हैं ये लेंथ है। और जो साइड पे होती है उसको हम कहते हैं वो विड्थ है। ठीक है, ये विड्थ है और ये लेंथ है हर शेप की। जैसे ये रेक्टेंगल है, इसकी 2 लेंथ्स हैं, 2 विड्थ हैं। लेकिन जब हम इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया क्या है, ये अंदर वाला, ये अंदर वाली जो जगह है, जब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे ट्राइंगल, सॉरी सॉरी, रेक्टेंगल का एरिया। हर किसी का एरिया डिफरेंट है और आपको इनके फार्मूलाज आने चाहिए। ठीक है,
वो सिंपल आपको दे सकता है कि इफ आ रेक्टेंगल हैज अ विड्थ ऑफ 15 मीटर एंड एरिया ऑफ 34, देन टेल इट्स लेंथ, मिसाल दे रहा हूँ। तो इसलिए अगर आपको ये फार्मूलाज आते होंगे तो आपके लिए ये करना बहुत आसान होगा। एरिया का, रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है, लेंथ इंटू विड्थ। सिंपल, इन दोनों की मल्टीप्ली, एक साइड की, दोनों की नहीं, सिर्फ एक साइड की मल्टीप्लीकेशन, लेंथ की मल्टीप्लीकेशन विड्थ के साथ क्या हो जाएगा, वो रेक्टेंगल का एरिया। पैरामीटर क्या होता है, ये पूरी जो बाउंड्री है, पैरामीटर कहते हैं इस पूरी बाउंड्री को, इस पूरी बाउंड्री का क्या साइज है, इस पूरी बाउंड्री को कहते हैं पैरामीटर। अगर वो एरिया पूछे, सिर्फ दरमियान वाली जगह को एरिया कहते हैं, एरिया पूछे तो आपने क्या करना है, लेंथ इनटू विड्थ। अगर पेरीमीटर पूछा जा रहा हो तो आपने ये, इसका मतलब है कि पूरी बाउंड्री का पूछ रहा है वो, तो उसका फार्मूला क्या है, लेंथ, ये दोनों लेंथ प्लस ये दोनों विड्थ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ से चल के यहाँ वापस आना है तो आप किस तरह मेजर करोगे कि इसका जितना ही डिस्टेंस बन रहा है, वैसे ही 2L ये दोनों लेंथ प्लस 2W ये दोनों विड्थ, ठीक है, इन दोनों को आपस में, ठीक है, प्लस कर देना है तो वो आपका जवाब। फॉर एग्जाम्पल ये लेंथ है 10, ठीक है, चलो हम करके देखते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। मैं आपको एक एक एरिया करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये इसकी लेंथ है, ये है 10, ठीक है, इसको मैं, ये 10 है, ठीक है, ये इसकी विड्थ है, ये है 5, ठीक है। अब अगर एरिया 5 करना है तो आपने सिर्फ 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका एरिया क्या आ गया, आपका एरिया आ गया 50। ये नहीं, 50 आपका एरिया, आपको पता लग गया ये इसका एरिया है, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के, ये मीटर पे होगी, फॉर एग्जाम्पल मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी इनके यूनिट्स होंगे अगर दिए हुए हैं तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। जो भी आपके यूनिट दिए होंगे, मैं यूनिट को यू से लिख देता हूँ, उसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ऊपर। अच्छा, उसके अलावा जब आपने पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर है ये बाउंड्री। अब ये 10 है, हमने 2L लिखा था तो 2 इंटू 10 क्या हो गया, 20, ठीक है, ये पेरीमीटर फाइंड करने लगे 20, और 5 इंटू 10 क्या, 5 इंटू 2 क्या हो गया, 10, ठीक है, ये 2W था, वो ये पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं हम। तो 20 प्लस 10 कितना हो गया, 30। और ये इसका स्क्वायर नहीं होता, इसका जो यूनिट होता है वो सिंपल मीटर ही होता है, मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, जो भी है। तो पेरीमीटर का कभी यूनिट का स्क्वायर नहीं होता, एरिया के यूनिट का जो भी यूनिट यूज होता है उसका स्क्वायर होता है, ये भी याद रखना है। तो इस तरह आप ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसका पेरीमीटर और इसका एरिया। अगर अब हम अगली शेप पे चले जाएं, वेट, इसको मैं रिमूव कर दूं, ठीक है, इतनी समझ आ रही है ना आपको इस चीज की। अगर हम अगली शेप पे जाते हैं, ठीक है, आगे है आपकी ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल। अब ट्राइंगल जो है उसका क्या करना होता है, उसका सेम फार्मूला है बेस का, लेकिन उसकी विड्थ नहीं होती, उसकी एक हाइट होती है, लेकिन उसको हाफ कर देना है, ठीक है। जैसे कि आपकी ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये इसका बेस होता है, ठीक है, ये इसकी बेस है, ये इसकी हाइट है, ठीक है, और ये इसका हाइपोटेन्यूज है। इस एरिया को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है, अब मैं पूरा नहीं लिखता बस, ठीक है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। यहाँ पर इसका कोई ना कोई आपकी, ये ट्राइंगल है बेसिकली, इसका कोई ना कोई एंगल होगा, ठीक है। अब इसका जो फार्मूला है एरिया, ये वाला दरमियान वाली जगह फाइंड करने का, क्योंकि देखिए ये एक्चुअली में स्क्वायर का हाफ है। अगर आप गौर करें, अगर इसको हम कंप्लीट करते हैं तो एक स्क्वायर बनता है, ठीक है, या इसको हम रेक्टेंगल भी कर सकते हैं, अगर ये थोड़ा सा लेंथ में लंबा हो तो रेक्टेंगल या स्क्वायर बनता है। तो एक्चुअली ये उसका हाफ होता है, तो इसलिए जब हम इसका एरिया फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, हाफ इंटू बेस ये वाली मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है, ये लें, ये इसका एरिया फाइंड करने का तरीका होता है, ठीक है। इसका ये हो गया ट्राइंगल का एरिया, जो भी बेस है और उसकी जो भी फर्दर हाइट है। अच्छा, उसके बाद आता है सर्कल, ठीक है। सर्कल क्या है, अब मैं खोल के दिखाता हूँ, वेट, अच्छा, ये अब आ गया आपका सर्कल, जो कि सर्कल नहीं है असूलन, खैर, ये इसके दरमियान में एक पॉइंट है जो इसका सेंटर है सर्कल का। इस सेंटर से लेके किसी भी तरफ लाइन लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, ठीक है। सर्कल की सबसे बड़ी क्या होती है खूबी, कि उसके सेंटर से लाइन कहीं भी लगा दो, ठीक है, तो जब बाउंड्री को टच करती है वो इक्वल साइज की होती है, ठीक है। तो ये जो लाइन है जिस तरफ मर्जी आप खींचते हो इक्वल साइज की होगी, और उसको हम कहते हैं ये इसका रेडियस है, ठीक है।
ये इसका क्या है रेडियस, और इस पूरे सर्कल का जो एरिया होता है, ठीक है, आप कह लो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो सर्कल है, ठीक है, जो पूरा डिस्टेंस होता है वो होता है उसका सरकमफेरेंस। ठीक है, एक होता है रेडियस जो सर्कल के सेंटर तक होता है, एक होता है उसका सरकमफेरेंस। ठीक है, मैं ये बार बार मिटाना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, ये देखें एरिया और सरकमफेरेंस। तो जो सरकमफेरेंस होता है असूलन वो क्या होता है, एरिया आपके रेडियस का डबल होता है। मतलब रेडियस है, ये सर्कल आपके सामने है, ये देखिए रेडियस है यहाँ से सेंटर तक, लेकिन जब ये पूरी लाइन यहाँ तक लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा आपका सरकमफेरेंस। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला, और आमतौर पर सर्कल का या ट्राइंगल का एरिया आ जाता है, ठीक है, पेपर के अंदर। वो आपको डायग्राम नहीं देता, वो सिंपल लिख देता है। मैं बताता हूँ कैसे लिखेगा। क्वेश्चन है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। पाई की दो वैल्यूज हैं, एक है 22/7, ठीक है, अगर बटे की फॉर्म में लेनी है तो एक वैल्यू ये होती है, एक होती है 3.14। 3.14। अब आपने क्योंकि वहां एमसीक्यूज हल नहीं करना होता डिटेल में, आपको इतना पता है 3.14 है, मतलब 3 तो है ना जवाब। वो आपको कहता है इफ यू हैव अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 20 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स एरिया। अब आपको पता है 20 मीटर स्क्वायर है, मतलब 20 का जो स्क्वायर होगा वो 400 हो जाएगा, और 400 को जब 3 से मल्टीप्लाई, अब 3.14 से नहीं आप कर रहे, आपने सिर्फ देसी तरीका अपनाया। अब अगर डायरेक्ट हम 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1200 बनता है, लेकिन क्योंकि 114 भी आगे है तो वो 1250 1300 इसके राउंड अबाउट बन जाएगा। तो जो आंसर 1200 1300 के दरमियान लिखोगे आप उसको लगा दोगे। अगर तो लंबा गैप है आंसर का, एक 1200 है, एक 1500 है, एक 1800 है, एक 900 है, तो आपको आइडिया हो जाएगा हाँ 1200 जवाब आना है। ठीक है, ये जल्दी करने का तरीका है। लेकिन अगर उसने आपको बड़े क्लोज क्लोज दिए हुए 1250 1230 1285, तो फिर आपको ये 0.4 के साथ आप वहां सॉल्व करके, आपको दो पेपर मिलते हैं साथ गैट में जब करते हो, तो उनको सॉल्व करके कर सकते हो। और मेरी एक टिप है कि अपने साथ ना एक बॉल पॉइंट रखो और एक मार्कर रखना, कि बॉल पॉइंट ऐसी रखना जब आप बॉल पॉइंट से सॉल्व करके आपका पेज अगर खुदा ना खास्ता खत्म हो जाए, पहली बात खत्म होता नहीं है, लेकिन अगर कोई फिर भी बड़ा बड़ा लिखता है या सॉल्व कर लेता है और उसका पेज खत्म हो जाता है लिखने की जगह ना, तो फिर मार्कर से सेकंड टाइम सॉल्व कर ले उन पेजेस पे। ठीक है, तो वो मार्कर जरा बोल्ड होती है तो उससे आप इजीली फिर वो जो नीचे वाला है वो दब जाया करेगा। ठीक है, तो ये अगर कोई लेके जाना चाहे, और दो बॉल पॉइंट्स रखा करें अपने साथ हमेशा, एक बॉल पॉइंट धोखा देती होती है। अच्छा खैर, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, और उसका उसी का अगर सरकमफेरेंस उसने पूछा हो तो उसको जो भी आपका जवाब है उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि वो डबल होता है। सरकमफेरेंस ये पूरा एरिया होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके सर्कल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया क्या था, सिंपल लेंथ इनटू विड्थ। ट्राइंगल का एरिया क्या था, हाफ कर देना है बेस और हाइट को, या लेंथ और विड्थ जो भी आप उसको कह लें। सर्कल का क्या है, जो आपका रेडियस है उसका स्क्वायर, और रेडियस का स्क्वायर नहीं भूलना, पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, उसका स्क्वायर विद 3.14 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 22.7 भी आपको वो मुश्किल होगी, इसलिए 3.14 जो है ना इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास एक ऐसा रेक्टेंगल है जो 3D शेप के अंदर है। ये तो सिंपल रेक्टेंगल है, देखें ये इसकी सिर्फ 2 डायमेंशन है, एक इधर और एक इधर। अब उसने आपको एक क्यूब कह दिया, ये जैसे क्यूब है। अब वो आपको रेक्टेंगल की बात नहीं, अब आपको क्यूब की बात कर रहा है। ये क्यूब है जिसकी एक डायमेंशन ये, एक डायमेंशन ये, और ये थर्ड डायमेंशन भी है, जी डायमेंशन। ठीक है, अब ये 3D स्ट्रक्चर है। वो कहता है अब इसका एरिया नहीं होगा, इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, जैसे आपका अपना एरिया नहीं, आप 3 डायमेंशन दुनिया में जी रहे हो, आपका क्या वॉल्यूम है। तो इसका क्या होता है, जब 3 डायमेंशन में चीज चली जाती है तो उसका एरिया नहीं होता, उसका वॉल्यूम होता है। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, अब क्या होगा, इसका एरिया फाइंड कैसे। अब इसमें 3 एंगल्स आ गए हैं, पहले हमारे पास 2 थे, एक बेस थी और एक उसकी विड्थ थी। अब हमारे पास 2 चीजें आ गई हैं, एक बेस है, ठीक है, ये बेस आ गई, ये उसकी विड्थ आ गई, और फिर एक हाइट है, ये उसकी ऊंचाई कितनी है। एक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 चीजें आ गई हैं। ठीक है, तो ये इस हिसाब से इसका आपने जवाब निकालना है। आपने तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, लेंथ को, विड्थ को और हाइट को, चाहे वो क्यूब आए। ठीक है, ठीक है, जब भी क्यूब आएगा तो उसमें ये करना है। सेम गोज फॉर अगेंस्ट सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है, वही ओवल या सर्कुलर फॉर्म जो होती है जब उसमें हाइट क्रिएट हो जाती है। ये देखें ऊपर सर्कल ही है, सर्कल के नीचे क्या, ये हाइट क्रिएट हुई हुई है, ये हाइट है, नीचे है ऊपर सर्कल ही। तो जब इसका वॉल्यूम फाइंड करना होगा, ठीक है, क्यूब का या फिर अब सिलेंडर का, इनके एरिया नहीं वॉल्यूम होंगे। जब आपने सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना होगा तो वही पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद एच। ठीक है, उसको आपने एच से मल्टीप्लाई कर देना, और इनका सरकमफेरेंस नहीं होता ना, इसका पेरीमीटर होता है। ठीक है, इसको ओवरऑल वॉल्यूम कहते हैं आप। ठीक है, उसके बाद ये सारा कुछ हो गया। अब एक तो आपने ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लिया, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी, फार्मूलाज। एक तो आपने उसका आपने क्या कर लिया फाइंड, आपने वॉल्यूम या एरिया फाइंड कर लिया। अब वो आपको कहता है कि नहीं, आपके पास एक ट्राइंगल है, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। अब वो आपको कहता है ये आपके पास ना एक ट्राइंगल है, ठीक है जी, राइट एंगल ट्राइंगल है फॉर एग्जांपल। राइट एंगल ट्राइंगल वो भी मैं बताता हूँ आपको, इससे एंगल्स भी बताता हूँ।
राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल होता है, वो होती है आपकी राइट एंगल ट्राइंगल। अब वो कह रहा है कि आपने इसका क्या करना है, आप मुझे, वो कहता है इसका बताओ कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर आपकी 30 जो है, थ्री जो है वो कहता है आपकी बेस है, ये लें जी बेस हम 3 कर लेते हैं। 4 जो है वो कहता है उसकी लेंथ है या हाइट है, हाइट है, ठीक है। वो कहता है बताओ इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, इसकी क्या हाइपोटेन्यूज, इसकी थर्ड साइड क्या होगी। वो आपको लेंथ और बेस का क्या देता है, बेस और हाइट क्या देता है, या वो आपको क्या देता है, हाइट और ये भी दे सकता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये भी दे सकता है, थर्ड साइड दे सकता है। वो कहता है का बेस बताओ, तो वो आपको कुछ भी थर्ड कोई भी चीज आपसे डिफाइन कर सकता है, कोई भी चीज मांग सकता है। अच्छा, अब आपको ये कैसे पता लगेगा हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो भी राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है, फ्रंट वाली जो एंगल बना है उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है, ये बात याद रखनी। जैसे ये एंगल है, इसके सामने वाली, ये राइट एंगल नहीं है, ये कोई 30 का एंगल बन रहा है, 30-25 का, इसके सॉरी 45 का, इसके सामने वाली साइड है ये जो आपकी बेस है। ये वाला जो एंगल बन रहा है 45 का फॉर एग्जांपल, इसके सामने वाली साइड क्या होगी, ठीक है, ये भी क्या होगी, ये हाइट होगी। लेकिन जो हाइपोटेन्यूज होता है वो राइट एंगल का मतलब है कि जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाली साइड जो होती है वो आपकी हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। अब वो कह रहा है आपको राइट एंगल के सामने वाली साइड मालूम करो, जब आपकी एक साइड जो है वो 3 है, एक साइड है वो 4 है। अब उसका फार्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा पैथागोरस थ्योरम या फिसागोरस थ्योरम, उसको दोनों तरह से कह देते हैं उर्दू और इंग्लिश में। वो क्या होता है, जो आपका हाइपोटेन्यूज है, एक मिनट रुकिए, मैं अपना लैपटॉप कनेक्ट कर लूं, जस्ट गिव मी अ मिनट। जी अच्छा, तो इसका फार्मूला क्या है, लेट्स सपोज आप, हम इसको नाम दे लेते हैं, या ये एच है साइड, हम इसको एच कह लेते हैं, इस साइड को हम बी कह लेते हैं, इस साइड को ए कह लेते हैं, ठीक है। ये बेस है, ये ए है, ये जो लेंथ है इसको हम बी कह रही है, चलो हम हाइपोटेन्यूज को भी कह लेते हैं कि ये सी है आपकी आसानी के लिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जब इसका फार्मूला क्या होता है, सी स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये साइड है, असल में इस साइड की कोई वैल्यू है, 4 मीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 मिलीमीटर, कोई ना कोई वैल्यू है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये अब आपने इस तरह सॉल्व करना है। अब आपने क्या किया, 3 का स्क्वायर आपको पता 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, आपका 16 होता है, 16 प्लस 9 कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। अब इस तरफ भी अंडर रूट आ जाएगा, मैंने कल अंडर रूट का बताया था इफ यू नो, ठीक है। इस तरफ भी अंडर रूट आ गया, इस तरफ भी अंडर रूट आ गया, तो सी किसके इक्वल आ गया, 5 के, ठीक है। तो जो भी उन्होंने यूनिट्स दिए हैं वो मिला के, ठीक है, 5 जो भी फर्दर उसके यूनिट है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, जो भी यूनिट्स हैं, ठीक है। तो ये आपका, जी पूछना ने सही जवाब था, ये आपका आंसर आ गया। तो सिंपल करना है क्या आपने, और वो इसी तरह का देते हैं जो सिंपल सिंपल निकल आए सॉरी, नहीं तो वो अंडर रूट के कर देंगे, ठीक है। सिंपल क्या करना है, दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लिया और जो साइड चाहिए, और फिर बाद में उनको स्क्वायर लेके प्लस करके और उसका अंडर रूट निकालिए। मेंटली भी आप चीज कर सकते हैं, 3 3 9, 4 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 9 25, 25 का अंडर रूट रहेंगे 5 आएगा, तो सी इसका जवाब क्या 5 है, ठीक है। ये मेंटली भी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये होता है तरीका जब आपसे वो किसी एक साइड की वैल्यू पूछे, साइड कौन सी, ऑपोजिट टू राइट एंगल, या वो कह दे कि बेस एक है, हाइट एक है, और आपने थर्ड साइड मालूम करनी है, तो इसका मतलब ही क्या है कि थर्ड साइड कौन सी है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो आपको कह देता है कि राइट एंगल के सामने वाली साइड ये है, बेस भी है, हाइट मालूम करो, तो आपने ये फार्मूला लगा लेना है। सिर्फ एक साइड, एक जगह से दूसरी, जो बी स्क्वायर है वो इधर आ जाएगा, ए स्क्वायर दूसरी तरफ चला जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह वो आगे पीछे हो जाएगा, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें ये सेम ही रहेंगी, ठीक है। तो ये सारे एरियाज विद देयर पेरीमीटर्स ये याद रखने हैं। ये आगे मैंने वही डाउनलोड करके रखी हुई थी, अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ एक, चलो मैं पहले आपको एंगल दिखा दूं, इससे आपको समझ आ जाएगी। ये तो होगी साइड्स की बात, कि साइड्स के बेस पे उनकी शेप्स कौन सी हैं, और साइड्स के बेस पे एक, इससे भी एमसीक्यूज आपको आ सकता है कि साइड्स के, इनकी साइड्स के बेस पे इनकी शेप कौन सी है, नहीं तो वो आपको इनके एरियाज, इनके पैरामीटर, वॉल्यूम, वॉल्यूम के अलावा आपसे पूछ सकता है ट्राइंगल की साइड्स वगैरह, ठीक है, मेजरली यही पूछेगा। उसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है वो, एंगल्स। एंगल्स क्या है,
सबसे पहले ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से लेस हो, बेशक 45 हो, 30 हो, कुछ भी हो, कौन सा एंगल होता है? एक्यूट एंगल। सिर्फ आपको इनके नाम पता होने चाहिए, ठीक है, कि वो एंगल कौन सा होगा। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से लेस हो वो होता है एक्यूट एंगल। ऐसा एंगल जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो वो होता है राइट एंगल। जैसे हमने पढ़ा, राइट एंगल की ऑपोजिट साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज कहलाती है, ठीक है। तो ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा है बट 180 की फ्लैट सरफेस जिसे कहते हैं, 180 से जो है वो छोटा है, 90 से बड़ा 180 से छोटा, तो वो क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। फिर एक एंगल जो बिल्कुल स्ट्रेट एंगल है, वो कौन सा है? वो है आपका 180 डिग्री का एंगल, स्ट्रेट एंगल, और इसको हाफ सर्कल एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेट एंगल या हाफ सर्कल एंगल, वो कौन सा होता है? 180 डिग्री का। फिर है आपका रिफ्लेक्स एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है, बट 360 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। 180 से बड़ा है बट 360 से छोटा है, 270 भी हो सकता है, 275 भी हो सकता है, वो आपका रिफ्लेक्स एंगल। और वो एंगल जो पूरा थ्रू 360 डिग्री रोटेट करके आ जाए, जिसको हम पूरा सर्कल बोलते हैं, 360 डिग्री होता है फुल रोटेशन, ठीक है। बट एक बात याद रखनी है, अब ये क्या बन गया है? ये पाई आर स्क्वायर बन गया है। A 360 डिग्री एंगल हैज अ वैल्यू ऑफ पाई आर स्क्वायर। कौन सा पाई आर स्क्वायर? जो हमने ये पढ़ा था पीछे, कि सर्कल का पूरा, सर्कल का क्या एरिया होता है? पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, ठीक है। तो एक्चुअली जब वो पूरा एंगल कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका जो इस पूरे 360 डिग्री के एंगल, 360 डिग्री का जब एंगल क्रिएट हो जाए, तो उसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। उसका सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह भी याद रखना है, दो तरीके। अगेन ये वही है, उन्होंने उसी तरह एंगल को बताया हुआ है कि एक्यूट एंगल स्मॉल एंगल को कहते हैं, राइट एंगल 90 डिग्री को कहते हैं, ऑब्ट्यूज 90 से ग्रेटर, जैसे 130 का है, ठीक है, बट 180 से स्मॉल। फिर आता है 180 डिग्री का एंगल जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। फिर रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से बड़ा होता है बट 360 से लेस होता है। फिर आपका फुल एंगल जिसको हमने ये पाई आर स्क्वायर कहा था, 360 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। आई होप सो ये भी आपको चीज क्लियर हो गई होगी। वो एक पिक्चर मुझे नजर नहीं आ रही, आई थिंक मैंने वो डाउनलोड की थी, लेट मी चेक। अच्छा हाँ, ये रही। अच्छा, मैंने आपको कोन वगैरह भी दिखाई थी, ठीक है। ये जो कोन्स वगैरह मैंने आपको दिखाई है पीछे, ये वाले स्ट्रक्चर, ठीक है, कि ये कोन है, ठीक है। अब इस कोन का एरिया क्या है? जिसकी एक साइड सर्कुलर है, ठीक है, और बाकी तीन जो दो साइड्स हैं वो नॉर्मल ट्रायंगल की साइड्स हैं। ये देखें, ये दो नॉर्मल ट्रायंगल की साइड्स हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर यहाँ पे एक लग जाती, सीधी साइड लग जाती तो वो ट्रायंगल बन जाती, लेकिन गौर करें ये सर्कुलर फॉर्म में कोन है। जैसे वो बर्थडे कैप्स आप लोग पहनते हैं या सिंपल कोन खाते हो, ये वो वाली है। उसका एरिया फाइंड कैसे होता है? उसका सॉरी वॉल्यूम कैसे, क्योंकि वो 3D स्ट्रक्चर है, उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड होना? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच हमने पढ़ा था सिलेंडर का फार्मूला, ठीक है। सिलेंडर कौन सा? ये वाला, ठीक है। इस तरह ये हमने फार्मूला पढ़ा था, ये देखें, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब हाइट भी हो गई है क्रिएट और ऊपर सर्कल भी है, तो वो पाई आर स्क्वायर एच हो गया। कोन में क्या होता है? कोन में देखें, यहाँ पे ऊपर सर्कल भी है, वो पाई आर स्क्वायर, इसकी कोई हाइट भी है एच, ठीक है। लेकिन इसके साथ जब हम कोन का फार्मूला फाइंड करते हैं तो हम 1/3 लगाते हैं साथ, ठीक है। सिलेंडर की दो इक्वल साइड्स होती हैं, कोन की एक्यूट एंगल वाली साइड्स होती हैं, तो उसको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कोन का फार्मूला है। स्फेयर का फार्मूला क्या है? जो सर्कल है बट 3D सर्कल है, ठीक है। स्फेयर क्या था? सर्कल बट इन 3D स्ट्रक्चर। उसका फार्मूला क्या होगा? पाई आर का क्यूब, 4/3 पाई आर का क्यूब। अब ये फार्मूलाज हैं, आपने याद रखने हैं, ठीक है। सॉरी एरिया बार बार कह रहा हूँ, वॉल्यूम, ठीक है। ये फार्मूलाज इनके आप याद रख लेने, अब इनको रट लें, जैसे भी कर लें, ये आपको यही इसी तरह घुमा फिरा कर क्वेश्चन दे सकता है। अब जरूरी नहीं इनमें से सारे ही आएंगे, हो सकता है वो सिर्फ स्क्वायर का पूछ ले, अगर आपकी किस्मत अच्छी है, ठीक है। वो सिर्फ रेक्टेंगल का पूछ सकता है, वो ट्रायंगल का, अगर लेकिन उसने टफ करना हुआ तो वो स्फेयर और कोन का भी पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा हाँ, ये स्क्वायर का रह गया था। अगर स्क्वायर होता है तो उसकी आप कोई सी भी जो भी उसकी एक साइड होती है, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो स्क्वायर की साइड की जो भी वैल्यू है, 5 मीटर है, 4 मीटर है, उसका सिंपल स्क्वायर ले लें, मतलब स्क्वायर की वैल्यू का स्क्वायर ले लें तो आपका स्क्वायर का एरिया आ जाता है, ठीक है। स्क्वायर का सबसे सिंपल है, ठीक है। और अगर आपने ऐसे ही आपका जो क्यूब था, ठीक है, ये देखें, यहाँ पर उन्होंने क्यूब दिया कि नहीं दिया हुआ, ये रहा, ठीक है। स्क्वायर जब स्क्वायर का करना है तो आपने उसकी, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है तो सिर्फ स्क्वायर ले लेना है, और जो आपने क्यूब का करना है, जो आपका स्फेयर है वो 3 डायमेंशन के अंदर है, तो उसका क्या करना है? उसका क्यूब ले लेना है। सिंपल याद कर लें, स्क्वायर के लिए स्क्वायर लेना है, क्यूब के लिए क्यूब लेना है, ठीक है। वो ये आपका जो देसी तरीका जिसे मैं कहता होता हूँ, ठीक है। सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर एच, कोन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और स्फेयर के लिए जो आपका स्फेयर क्या आपका 3D स्क्वायर है, उसके लिए 4/3 सॉरी 3D सर्कल है, 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। ट्रेपेजॉइड को छोड़ दें, ये नहीं आपको आने वाला। सर्कल का हमने सरकमफेरेंस 2 पाई आर, हाँ ये आई थिंक हमने देखा कि नहीं देखा अभी पीछे,
2 पाई नहीं, इसका 2 पाई, एक मिनट ये गलत लिखा हुआ है, लेट मी चेक, वेट अ मिनट। जी इसका 2 पाई आर स्क्वायर नहीं 2 पाई आर आएगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। 2 पाई आर आना है, 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा। 2 पाई आर का क्या मतलब है, ये रेडियस जब वो डबल हो जाएगा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर उसका एरिया, सर्कमफेरेंस जैसे हमने साइड मालूम की थी, सर्कमफेरेंस असल में है क्या, ये बाउंड्री, जैसे इसकी बाउंड्री को पेरीमीटर कहा था, सर्कल की बाउंड्री को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, तो इसकी बाउंड्री जो है उसकी वैल्यू होगी 2 पाई आर, ठीक है। और पाई का असल में मतलब होता है 360 डिग्री, इफ यू डोंट नो, ठीक है। ये पाई लगता है इसलिए लगता है कि इसका मतलब होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री के एंगल जो होता है ना उसको वो पाई कंसीडर होता है, मैथ की एक टर्म है, आप समझ लें, उसकी एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन के थ्रू जो है वो पाई जो है वो 360 डिग्री कंसीडर होता है, तो इसलिए हम सर्कल के साथ ये पाई लगाते हैं कि वो शो करता है कि सर्कल जो है वो 360 डिग्री का एंगल है, ठीक है, इस वजह से ये पाई लगता है, इसकी रीजन ये है। बाकी आई थिंक सरफेस एरिया की इतनी जरूरत नहीं है, अब सिर्फ वॉल्यूम एरियाज वगैरह आते हैं, लेकिन अगर करने में आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। सरफेस एरिया होता है, एक तो है कि आपका ये एरिया कितना है, ठीक है, फिर एरिया अगर 3 डिमेंशनल फॉर्म में आ रहा है तो उसकी एक सरफेस क्रिएट हो जाती है, तो उसके हिसाब से आता है, ठीक है। देखें वो सिर्फ 3 डिमेंशंस का है, क्यूब का, सिलेंडर का, कोन का, स्फेयर के, सारी 3 डिमेंशन है। सरफेस एरिया हर 3 डिमेंशनल चीज का होता है, ठीक है, तो उसने उसको सरफेस एरिया की फॉर्म दे दी है। वेट अजान हो रही है, मैं अजान के बाद आगे चलता हूँ, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले, अजान की ब्रेक हो रही है, मैं खोलता हूँ तब तक कोई और क्वेश्चन अगर आपको मैं उसमें से दिखा सकूँ। जी देखें, ऐसे एक क्वेश्चन लिखा है, जरा इस क्वेश्चन को रीड करें, इसका आंसर बताएं। When an electric iron, अब ये परसेंटेज भी और मेंटली भी हल होगा। When an electric iron is sold for ₹76, the gain is 52%। क्या मतलब 76 की बेच के उसको प्रॉफिट, गेन इज इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट उसको कितना हुआ है 52%, अगर उसने 76 की बेची है। वो कह रहा है अगर वो 76 की जगह उसको 74 की बेचता तो आपके हिसाब से गेन कितना होता। अब इसका आंसर क्या है, बहुत इजी आंसर है, बहुत इजी, मैं बताता हूँ फिर कैसे सॉल्व करना है।
बताइए कैसे सॉल्व करना है ये सिर्फ, और आपको मोस्टली सवाल मेंटली आएंगे। अगर मेंटली क्वेश्चन को हल कर सकते हो, आपकी मैथ मेंटली आपका साथ दे रही है, तो आप इजीली उसको कर सकते हो। सोचिए और बताएं जरा। 76 की उसने जो है आपकी स्त्री जो है वो सोल्ड की, ठीक है, सेल कर दी, उसको 52% का प्रॉफिट हुआ, 52% का। क्या मतलब है कि इसका मतलब इसकी आधी कीमत थी तकरीबन। 76 की आधी कीमत कितनी होगी, सोचें, 38। लेकिन 52% है, मतलब 38 से भी जरा कम होगी, 50% ही 52% है जो प्रॉफिट हुआ है, मतलब 37 होगी। हम आइडिया लगा लेते हैं, तुक्का लगाते हैं, 37 होगी तकरीबन, ठीक है जी, लगाएं, तुक्का लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर वो कहता है 37 कीमत है अगर, ठीक है, या 36 होगी, तो अगर वो कह रहा है उसने 74 की बेची, तो कितनी परसेंटेज आ सकती है, बताएं बताएं करें। 37 अगर बनता है आपका 48%, हाँ ठीक है। अगर 37 की असल कीमत थी, उसने उसको 74 का बेच दिया, तो कितनी बनी। बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका, 74 डिवाइडेड बाय 37 कितना होता है। पता नहीं सो रहे हैं आप लोग, क्या हो गया, समझ नहीं आया क्वेश्चन आप लोगों को। वो कह रहा है एक स्त्री थी, उसने 76 रुपीज की उसको सेल कर दिया, उसकी असल कीमत से 52% ज्यादा प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 52% ज्यादा। वो कह रहा है अगर वो उसको 76 की जगह 74 में सेल करता, तो प्रॉफिट कितना होता। जूम पे कोई जवाब नहीं आ रहा, मैं मीट पे जाकर देख लेता हूँ, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट आंसरिंग इट। ओके, जाहिद कह रहे हैं 50, सानिया कह रही हैं 48, बिस्मा कह रही हैं 46, आसिया कह रही हैं 50। ओके चलो एटलीस्ट आप जवाब तो देने लगे। हयात कह रही हैं 50, ठीक है। मरियम कह रही हैं 46। ओके, देने बाकी जवाब दें, एटलीस्ट पता तो लगे कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। मैं फिर आपके सामने खोल देता हूँ। 48 जरवा कह रही हैं। ओके, वैसे दिस इज द राइट आंसर। क्यों, सिंपल देखें, 76 का हाफ करें 38, ठीक है, और 1%, 2% कम करने के लिए एक नंबर उससे कम कर दें, ठीक है, वो आपका बन जाएगा 37 रुपीज। 37 का उसने डबल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, 74, 37 का डबल होता है 74, मतलब 74 की आधी प्राइस है 37, तो उसने 50% का मुनाफा कमाया है। अगर आप 36 पे जाते हो तो वो बनता है ऑलमोस्ट 47%, तो वो 53% का प्रॉफिट बनता है, इसलिए वो नहीं होगा, ठीक है। 38 पे आपका जो प्रॉफिट बनता है, सॉरी 37 पे वो 48 का बन रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए जो असल जवाब आएगा वो 50% जवाब है। मैं दोबारा बता देता हूँ, 76 की चीज थी 52% प्रॉफिट में, ठीक है। तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू निकाली, वो आप निकाले तो वो बनता है 37 रुपीज। मैंने आपको कल बताया था किस चीज की हो परसेंटेज दी हो, तो उसको बैक पे कैसे लेके जाना है, ठीक है। लाइक अगर चीज 37 की है, तो 74 पे 50% बनेगा, 76 पे 52% बन जाएगा, ठीक है। देसी तरीका बना रहे हैं। तो अगर वो 37 रुपए की चीज थी, उसने 76 पे बेची, 52% मुनाफा, लेकिन उसको अगर 74 पे बेच देगा तो डबल मुनाफा है। डबल का मतलब क्या, 50% उसका आगे प्रॉफिट हुआ है उस पर, जितने की उसने ली थी उससे 50% प्लस उस पर प्रॉफिट हुआ है। उस पर जो प्रॉफिट हुआ है, उस पर जो गेन हुआ है, 50% प्लस हुआ है, ठीक है। समझ आई कि नहीं आई, मुझे बता दें। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर अच्छी बात है, मुझे नजर आ गया। एक ये क्वेश्चन है, बाय हैविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्केट लिखा है या मार्केट प्राइस होना चाहिए था। मार्केट प्राइस 1100 ऑफ अ सोफा सेट, डीलर गेन्स 10% द कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफा इज। अच्छा, दो प्राइसेस होती है मार्केट की, एक होती है एक्चुअल प्राइस या कॉस्ट प्राइस, कि जिस कहते हैं ना होलसेल वाली कीमत, जो असल प्राइस होती है मार्केट में चीज की, जो असल चीज, जो डीलर जो होता है ना, जो मतलब आपको दुकानदार जो है, वो जिस असल प्राइस पे लेकर आया होता है चीज। मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस कौन सी होती है, जो प्राइस उसने आपको आगे दिखाई होती है। फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए की चीज है, वो आप पे 100 रुपया बढ़ा देता है, वो 1100 लगा देता है, ठीक है। आपको जो प्राइस नजर आ रही है 1100 की, उसको जो मिल रही है 1000 में मिल रही है, उसका प्रॉफिट कितना है, 100 रुपया उसका उस पर प्रॉफिट है। वो कह रहा है बाय हैविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्केट प्राइस, अभी 10% डिस्काउंट किया गया उस मार्केट प्राइस पे,
तो कितना हो गया 1100 रुपीज है आफ्टर डिस्काउंट। डीलर गेन्स 10%, ठीक है, डीलर को 10% फिर भी मुनाफा हो रहा है, मतलब उसको 10% डिस्काउंट किया है फिर भी उसको 10% मुनाफा हो रहा है, मतलब उसका असल मुनाफा कितना था 20%, जिसमें से उसने 10% डिस्काउंट कर दिया लेकिन 10% उसका फिर भी मुनाफा है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफा सेट इज, तो सोफा सेट की जो असल कॉस्ट प्राइस जो डीलर को मिल रही थी वो कितने मिल रही थी, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपने आगे इसका जवाब दे देना, 1000, 1099, 900, 891, इसका 1000 जवाब है। सिंपल बात है, कैसे, 1000 रुपए का सोफा था, ठीक है, उसने 20% ऊपर लगा दिया, 20% कितना बनता है 200 रुपया, उसने 200 1200 प्राइस लगा दी, 1200 पे उसने 10% डिस्काउंट दे दिया, प्राइस कितनी रहेगी 1100, फिर भी उसको 10% बच रहा है क्योंकि उसने 20% एक्स्ट्रा करके 10% कम कर दिया, फिर भी उसको 10% बच रहा है। तो असल सोफा की प्राइस कितनी है 1000 रुपया। ये बहुत, देखिए कितनी जल्दी सवाल हो गया, ठीक है। इट्स सो इजी, लेकिन जस्ट वो ट्रिक होता है। मुझे बताएं ये वाला क्वेश्चन आ गया था समझ के, नहीं आया था? मुझे यस और नो करके सारे एटलीस्ट बता दे, अगर नहीं आया मैं दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि इसी तरह के सवाल आपको घुमा फिरा के आने, और अगर आपको ये परसेंटेजेस और अगर आपको कम ज्यादा करने वाली चीजें सवाल की समझ आ गई तो आपको ठीक है, नहीं आया समझ, रुको मैं बताता हूँ। उसने कहा कि एक सोफा है, उसकी असल प्राइस है 1000 रुपया, मतलब वो जिसने सोफा बनाया है ना, एक एक बंदा है जी, उसने सोफा बनाया है, ठीक है, ये बंदा है, ये नहीं जी, हम बंदा एक बना देते हैं, ठीक है, ये एक बंदा है, इसने सोफा बनाया, सोफा बना के इसने सेल कर दिया, एक आपके आपके मोहल्ले में एक दुकानदार है उसको जो सोफे बेचता है, उसको इसने सेल कितने में किया 1000 रुपए में, ठीक है। अब ये है दुकानदार, ठीक है, ये दुकानदार आ गया, ठीक है, ये दुकानदार है, इसको कितने में सेल कर दिया उसने 1000 रुपए में सेल कर दिया। दुकानदार ने वही 1000 की चीज लेके, अब दुकानदार ने प्रॉफिट तो कमाना है, अब आपको एग्जैक्ट प्राइस पे तो नहीं देगा। दुकानदार ने प्राइस लगा दी 1200 रुपए, दुकानदार ने कहा कि जो इसकी प्राइस है ना सोफे की 1200 और इसने आकर खरीदना खरीद लो, लोग नहीं आ रहे थे, तो उसने क्या ट्रिक अपनाई कि उसने कहा कि मैं 1200 पे लिख देता हूँ कि 10% डिस्काउंट है। आपको पता है मोस्टली यहाँ पर गर्ल्स ही हैं, डिस्काउंट देख के गर्ल्स भाग जाती हैं कि भाई चलो डिस्काउंट मिल रहा है ले आते हैं चीज, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये ट्रिक होती है, बिजनेस ट्रिक है डिस्काउंट देना, ठीक है। ये ले जी, ये बिजनेस ट्रिक लगा दी उसने, क्या कहा जी मैं 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब जो 1200 में चीज मैं बेच रहा हूँ मैं 1200 की नहीं बेचूंगा, मैं आपको कितने की बेचूंगा, मैं आपको 1100 रुपए की बेचूंगा, लेकिन अभी भी उसका इस पे कितने परसेंट डिस्काउंट है, 100 रुपया ऊपर ही ले रहा है, अभी भी उसको मुनाफा हो रहा है, उसको घाटा नहीं हो रहा। जो 1200 में उसका कोई कस्टमर नहीं आ रहा था, 10% डिस्काउंट देके 10 कस्टमर आ गया, उसको तो 1000 रुपए का मुनाफा हो गया। कहने का मतलब ये कि उसने क्या किया, 20% प्राइस बढ़ाई, उस पर फिर 10% डिस्काउंट लगा दिया, लेकिन लगाने के बाद भी उसको मुनाफा कितना हो रहा है 10% का हो रहा है। ये था क्वेश्चन, उन्होंने पूछा था ये तो मार्केट प्राइस है या मार्केट प्राइस है, तो असल बताओ कॉस्ट प्राइस कितनी, कॉस्ट प्राइस थी ये वाली, तो 1000 रुपया कॉस्ट प्राइस थी। आपने कैसे पता किया, उसने आपको ये बताया है कि उसने सिर्फ आपको ये वाला नंबर बताया है, उसने कहा मार्केट प्राइस है 1100 आफ्टर 10% डिस्काउंट, ठीक है, और 10% उसको फिर भी मुनाफा हो रहा है। तो आपने क्या देखा कि अगर उसको 10% मुनाफा हो रहा है तो इसका मतलब चीज 1000, क्योंकि सिंपल सिंपल 1000 का 10% कितना होता है 100 रुपया, तो 1000 रुपये अगर 100 रुपये ऐड कर दो तो 10% उसका मुनाफा है, ठीक है। तो आपको सिंपल इसलिए पता लग जाएगा अगर 100 रुपया मुनाफा मिल रहा है उसको, ठीक है, 1100 में 100 उसका मुनाफा है, तो पीछे कितनी रकम रहेगी 1000, 10% निकालना है ना, तो 1000 का 10% है 100, ठीक है, 100 उसका मुनाफा है यानी 10% उसका मुनाफा है ये वाला, ठीक है। तो असल एक्चुअल रकम कितनी है 1000 है, और जो डिस्काउंट दिया था उसने 10% का कैसे दिया था कि 1200 की चीज को 10% डिस्काउंट लगा के 1100 का कह दिया था। समझ आ गई आसिया कि नहीं आई समझ में? बता दें, और बाकियों को समझ आ गई है? देखिए क्वेश्चन आपको इसी तरह के आने हैं, जो मैथ का पोर्शन है क्वांटिटेटिव वो इसी तरह के सवाल देगा। ओके गुड, मुझे मीट पे देखने दें, मीट वालों को इशू है, ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को? ज्योमेट्री से मैंने आपको पढ़ाया, ज्योमेट्री में वही चीजें आएंगी। ओके मैं देख लूं, आयरन वाला रिपीट कर दूं, मुझे अब याद भूल गया आयरन वाला कौन सा था, वेट वेट वेट, अच्छा ये वाला, अच्छा आयरन वाला उसने ये कहा, देखो मैं आपको ये भी करके दिखाता हूँ ताकि किसी को अगर नहीं समझ आया तो उसको समझ आ जाए। ये सेम वही चीज है, आयरन वाले पे उसने कहा कि एक बंदे ने ना 76 रुपीज की इस्त्री बेची है, ठीक है। आप लोगों को सस्ती चीज समझ नहीं आ रही, आप समझ लो कि 76 रुपीज के उसने सेब बेच दिए, सेब बेच दिया, सेब, एक सेब था उसके हाथ में, ठीक है, एक एप्पल था, ये ले जी एक एप्पल है, उसने ये ना 76 में बेचा, लेकिन उसने कितना मुनाफा कमाया 52% मुनाफा कमाया ये एक सेब बेच के। 52% का मतलब क्या है कि उसने जितनी
रकम में वो लिया था उससे 52% ज्यादा का बेचा है। अब हम कहते हैं अगर 76 का आधा कर लें हम, कि 52% ज्यादा का मतलब है कि असल रकम जो थी वो इससे आधी थी, ठीक है। हम 76 का हाफ करते हैं, कितना बनता है 38, 38 बनता है 50%। अगर वो 38 का सेब होता, 76 का बेचता तो 50% मुनाफा होता, लेकिन मुनाफा अभी 52 है, मतलब थोड़ी सी परसेंटेज ज्यादा है, मतलब रेट 38 से थोड़ा सा कम है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि रेट है 37 रुपीज, ठीक है। एक सेब जो था 37 का लिया, 76 का उसने बेचा, उसको कितने रुपीज का मुनाफा हो गया, 52% का मुनाफा हो गया। हम कहते हैं अगर वो 76 का ना बेचता, अगर दूसरा सेब, वो वही सेब जो उसने 37 का, दो तीन सेब है उसके पास, वो अगला सेब 76 की जगह 74 में बेच दे, ठीक है, वो 76 का ना बेचे, तो उसको कितना मुनाफा होगा। अब हमें सीधा सीधा पता है 74 37 का डबल है, दुगना है, तो कितना मुनाफा हो गया, 50% मुनाफा हो गया, ठीक है। ये सिंपल सिंपल का जवाब है कि 50% ज्यादा रेट में उसने बेच दिया, ठीक है। अब आगे ही समझ जिनको नहीं आई थी, ये मीट पे किसी ने क्वेश्चन किया था आई गेस। लेट मी चेक मीट। अच्छा मुझे आप लोग एक बात बताएं, ठीक है, ओके समझ आ गई है। तो अब मुझे एक बात बताएं, अब हमारे 2 दिन है, एक तो है कि हम 2 दिन एनालिटिकल स्किल्स पे लगाएं, ठीक है, लगा सकते हैं 2 दिन एनालिटिकल स्किल्स, तो ऐसी हम 4-5 दिन भी लगा सकते हैं। मेरे माइंड में जो तरीका है वो ये तरीका है कि हम लोग, मैं आपको कल एनालिटिकल स्किल का तरीका बताऊं, 2-3 क्वेश्चन करके दिखाऊं, आपको पूरा स्केच बना के दिखाऊं, और 2-3 क्वेश्चन में हमारे 1.5 घंटा गुजर जाएगा आराम से, ठीक है। मतलब आपको डिटेल में जब समझाऊंगा, पूरा आपका एनालिटिकल स्किल करके दिखा दूंगा मैं। जो नेक्स्ट डे या 4th डे या उस दिन मैं आपको एक टेस्ट दूंगा, जिसमें आपके इंग्लिश तो नहीं, कोई इंग्लिश तो आप लोगों ने खुद ही करनी है, आपको पता है, लेकिन इस तरह के मैथ के 30 के करीब क्वेश्चन मैथ के होंगे, और 10 से 15 क्वेश्चन आपके एनालिटिकल स्किल के होंगे। उसका एक प्रॉपर टेस्ट बना के दूंगा 45 क्वेश्चन का, और ये जो 1.5 घंटा है, आपने इसमें 1 घंटे का टाइम दूंगा, क्योंकि आप पहली दफा कर रहे हो। इस तरह करना है, आपको पूरा एक पूरा फुल फ्लेज पेपर बना के दे दूं, ठीक है, जो मैथ इंग्लिश और एनालिटिकल पे हो। जो लास्ट डे आपका वो करो, मैं चाह रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और उसके बाद भी ग्रुप बना रहेगा, आप लोग एक दूसरे सवाल भी शेयर कर सकते हो, मैं भी आपसे सवाल शेयर करूंगा, जो ना है आप पूछ सकते हो। लेकिन मैं चाह रहा हूँ जो लास्ट डे हो वो आप लोगों का एक प्रॉपर फुल फ्लेज टेस्ट टाइप का हो, आप टेस्ट दे दें, ठीक है, जो पूरा एक 100 मार्क्स का ऐसे पेपर होता है, ठीक है। और मैं ट्राई करूंगा वो ना बहुत मुश्किल बनाऊं ना बहुत आसान बनाऊं, एक नॉर्मल पेपर बनाऊं जो आपको आ सकता है, ठीक है। उस पेपर के एमसीक्यूज होंगे, जवाब होंगे, सारा कुछ होगा, ठीक है। आपने वो पेपर सॉल्व करना है। मेन चीज ये नहीं होगी, एक तो ये भी होगी कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कितने नहीं, वो बात की बात है। मेन चीज ये होगी उसमें आपको टाइम का अंदाजा हो जाएगा कि आपने कितने टाइम में वो हल करना है, ठीक है। ये ना हो कि आप उस दिन असल दिन पेपर करने जाएं और आप लोग, होता है कई बच्चों के साथ एंड पे 10 एमसीक्यूज रुके होते हैं, और एनालिटिकल स्किल ही आमतौर पर जो है ना वो खराब कर जाती है, ठीक है। तो मुझे बता दें, ठीक है जी, मैंने नबीहा रिपीट कर दिया आयरन वाला क्वेश्चन, आई थिंक इसने पूछा था, बिस्मा ने पूछा था। बिस्मा आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके मुझे बताएं, पेपर लेना, मुझे एटलीस्ट रिप्लाई तो करे ना कोई, मीट पे या जूम पे, दोनों तरफ खामोशी है। पेपर लेना चाह रहे, फुल पेपर ओके, ठीक है सब ओके, परसों के लिए फुल पेपर बनवा दूं एक, ठीक है। आपको पेपर देंगे, आपको एक तो ये भी पता लग जाएगा कितना आता है कितना नहीं, दूसरा आपको ये हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा टाइम मैनेजमेंट का, ठीक है, कि पहले हमने क्या सॉल्व करना है, कितने टाइम में सॉल्व करना है, ठीक है। एटलीस्ट आपको पूरे टाइम, और मैं उस पर टाइम लिमिट लगाऊंगा, मैं एक टाइमर लगा दूंगा उस पर, कि इतने टाइम के बाद वो आपको पेपर खुद ही बंद हो जाए, ठीक है। इस तरह करके कुछ 120 मिनट्स का होता है तो 120 मिनट्स का ही होगा, ठीक है। वो ऑलमोस्ट आपके वैसे 2 घंटे बनते हैं, ठीक है। तो 2 घंटे अगर आप बैठ के पेपर, क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा टाइम का, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी पेपर करने की। फर्क ये, और वहां एक और बात है, यहाँ आपने सिर्फ टिक करना है एमसीक्यू पे, वहां आपको सर्कल फिल करने पड़ते हैं, ये मेरी बात याद रखिए। और सर्कल फिल करने में अच्छा खासा टाइम निकल जाता है, 10-20 सेकंड तो सिर्फ आप सर्कल फिल करने में लगा देते हो, कहीं से रुक छोड़ा हो जाता है, कहीं से ज्यादा हो जाता है, तो आपके 5 से 10 सेकंड तो सिर्फ उसी पे लगने हैं। यहाँ जो आपने 1 सेकंड पे ऐसे टिक करना है, वहां आपको 10 सेकंड उस पे लगने हैं। तो मैं 120 मिनट का नहीं दूंगा, ठीक है। अगर हम समझ लें 10 सेकंड हम निकालें सिर्फ सर्कल फिल करने का, टोटल 100 है, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं कि 1000 सेकंड, 1000 सेकंड कितने के बनेंगे, वेट हम अभी देख लेते हैं। कोई ऑलमोस्ट 15-16 मिनट्स। तो हम लोग ऐसे करेंगे कि आपका जो पेपर है ना वो हम 1.5 घंटे का रखेंगे, 90 मिनट्स का, और मैं एमसीक्यूज 90 रख दूंगा, कि आपके हर एमसीक्यूज के लिए 1 मिनट, और 1 मिनट बहुत ज्यादा है, ठीक है। एनालिटिकल स्किल्स भी होंगी, कल मैं आपको सारी सिखा दूंगा, प्रैक्टिस करवा दूंगा। अगले दिन आपने करना है, पेपर के बाद भी जो आपके बाकी दिन होंगे, आई थिंक आज 7 तारीख है, 15 को गया है ना आपका, 8 को और 9 को हमारा खत्म हो जाएगा, 10, 11, 12, 13, 14, आगे 5 दिन है। उन 5 दिनों में आपको मैं ये पेपर सेंड करूंगा, आपने इसे प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन नहीं आता आपने ग्रुप में सेंड करना है, अगर ग्रुप में किसी और को आता है वो उसका रिप्लाई सेंड कर सकता है हल करके,
क्योंकि आपको पता है मैं भी थोड़ा सा बिजी हो जाता हूँ, लेकिन अगर कोई नहीं करेगा तो मुझे आपने मेंशन कर देना है, मैं उस क्वेश्चन का आपको आंसर हल करके सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा, चाहे वो एनालिटिकल स्किल हो चाहे मैथ हो, क्योंकि आपके सामने अब एक क्वेश्चन देखिए कितने कितने तरीकों से यहाँ पे आ रहा होता है, वही क्वेश्चन घुमा फिरा के 3-4 तरीकों से आ रहा है, तो हो सकता है किसी को एक तरीका जल्दी समझ आ जाता हो, किसी को एक तरीका ना समझ आता हो। तो ये जितने क्वेश्चन है मैं आपसे शेयर करूंगा, आपने सब सॉल्व करने हैं, ठीक है। आपकी मेहनत है, देखो सॉल्व कर लोगे नंबर आ जाएंगे। और गैट में आमतौर पे कहते हैं 50 मार्क्स वाला ले लो बहुत है, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, इंशाल्लाह आप लोगों के 70+ मार्क्स इजीली आ सकते हैं, ठीक है। गैट में अगर आप लोग सिर्फ इसको एकदम अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके चले जाओ, ठीक है। आप लोगों को मुझे पता नहीं, आप लोग शायद जानते हो कि नहीं, खौला खानम हमारी एक मेंबर है, उन्होंने मुझसे गैट के सिर्फ कुछ क्वेश्चंस की तैयारी की थी इन जुलाई, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट इफ आई रिमेम्बर करेक्टली शी गॉट 79 और 73 समथिंग, ठीक है। तो हम उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने एक मेरे अभी जूनियर है कलीम, उनको मैंने, और जिस तरह आपको तैयारी कराई इस तरह नहीं, उन्होंने सिंपल बस 2-3 क्वेश्चन उनको सिर्फ समझा दिए थे कि इस तरह करने हैं, जैसे पेंटागन का स्ट्रक्चर बता दिए थे, ये थोड़ी सी परसेंटेज बता दी थी, सिर्फ ये 2-3 चीजें बताई थी, और उसके 68 आए थे लड़के। तो अब आप लोगों को जितनी मेहनत से करवाया, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस है, लक भी होता है। लक किस चीज पे होता है कि आपको क्वेश्चन जो है वो किस तरह घुमा के जो आता है, तो आप उसको असेस कर पाओगे ना। लेकिन अगर आप लोग इसकी हर तरह के क्वेश्चन की एक एक दफा प्रैक्टिस कर लोगे ना, और आपका लास्ट है वो टेस्ट भी हो जाएगा, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। बाकी मैं अगले 5-6 दिन आप लोगों के साथ ही हूँ, जिसको जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हो लिख के मुझे सेंड कर देना, तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। मैथ का बेसिकली जितनी चीजें थी वो मैंने आपको करवा दी, कोई ऐसी चीज नहीं है जो शायद अभी आपने ना की हो। अब वो घुमाने वाले सवाल भी हो गए हैं, परसेंटेज भी देख लें, सारी वही चीजें लिखी हुई, उसी तरह के सब सवाल हैं। अब जितना मर्जी उसको घुमा लीजिए। देखिए ये जो मैंने कल आपको समझाई थी 4 × 7/8, इसको हल करने का तरीका बताया था ना कि 8 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 32 में 7 ऐड कर देना, 37/8%, ठीक है। ये वही तरीके हैं सारे, घुमा फिरा के उसी तरह से सारी चीजें बताई हुई हैं, सिर्फ आपने उनको मेंटली असेस करना है। जब आप ये वाले जितने सवाल है ना इसमें आप सॉल्व कर लोगे ना, ठीक है, खासतौर पर मैथ के जो है, एटलीस्ट आपको फिर वहां जाकर कोई किसी क्वेश्चन में मुश्किल नहीं होगी। एंड आई होप सो एंड आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे मार्क्स से गैट जो है, जब भी आपका ये 15 वाला गैट है, इंशाल्लाह आप लोग क्लियर कर जाओगे, ठीक है। तो मैंने 3 पेपर इस तरह के डाउनलोड किए हुए हैं जो मैं आपको भेजूंगा फॉर योर प्रैक्टिस, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक पेपर बना के दे दूंगा, फुल पेपर, ठीक है। मुझे बताएं किसी को कोई चीज नहीं समझ आई, आज बस थोड़ी सी चीजें थी क्योंकि ज्योमेट्री इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है, उनके एंगल्स में। हाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, शुक्र है मुझे याद आ गई, वो आती नहीं होती, लेकिन इन केस वो आ जाए, कई दफा क्वेश्चन आता है, वैसे आपको पता ही होगा कि ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उससे अगर बाइसेक्ट कर दिया जाए, क्वेश्चन आता है बाइसेक्ट का, बाई, और बाइसेक्ट का मतलब होता है दरमियान में से काटना, ठीक है। तो वो आपको ये नहीं बताएगा कि एंगल कितना कम, वो आपको कहेगा इफ एन एंगल इज बाइसेक्टेड व्हाट विल बी द वैल्यू। तो वो सिंपल बात है, 90 के एंगल है तो 45 डिग्री रह जाएगा। अगर वो आपको कह रहा है 120 डिग्री की ट्राइंगल, राइट 120 डिग्री की एंगल ट्राइंगल है, उसको अगर बाइसेक्ट कर दो तो वो ट्राइंगल कितने की रह जाएगी, तो वो 60 डिग्री की रह जाएगी, ठीक है। तो ये बात याद रखनी, ये वर्ड याद रखना है बाइसेक्ट का, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 हिस्सों में तकसीम कर देना इक्वली, ठीक है, इक्वली काट देना। और इसी तरह वो आपको साइड्स का भी कह सकता है कि एक साइड 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये फायदे पर हम कहते हैं जी मिसाल के तौर पे 6 सेंटीमीटर है, और ये एक साइड है ये 3 सेंटीमीटर है। वो कहता है हमने बेस को बाइसेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब बताओ जो उसके बाद पहले ट्राइंगल ये बन रही थी, बेस को उसने कहा हमने बाइसेक्ट कर दिया, ये ले ऐसे ऐसे बाइसेक्ट हो गई है। तो अब जो नई ट्राइंगल बनेगी वो कितने की बनेगी, ठीक है। वो फिर आप वो आपको नीचे ऑप्शन दे देता है। अब आपको पता है बाइसेक्ट कर दिया है तो वो 6/2 हो जाएगा, 3 रह जाएगा। तो जो भी आपका फार्मूला है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर आप एरिया फाइंड कर रहे हैं, जो भी आपका फार्मूला था उसमें उस वैल्यू को आपने हाफ कर देना है, ठीक है। तो बाइसेक्ट का मतलब है इक्वली काट देना। ये मुझसे चीज एक रह गई थी, शुक्र याद आ गई, ठीक है। आई होपफुली अब कोई ऐसी चीज और नहीं है। कल किसी ने ज्योमेट्रिकल चीजों का पूछा था एक फार्मूले का, वो फार्मूलाज नहीं इतने लंबे लंबे आते होते, ठीक है। बेसिकली उनको पता है गैट आपने जिस लेवल पे देना है, और आप लोग मार्च का गैट दे रहे हो, मैंने खुद भी एक मार्च का गैट दिया हुआ है। मार्च का गैट टफ होता है लेकिन कॉन्सेप्चुअल होता है। टफ किस सेंस में, जिन लोगों को ये क्वेश्चंस करने नहीं आते, ठीक है। आई एम नॉट श्योर अगर इस वक्त मीटिंग में है कि नहीं, वो जानती हैं, हमारी पूरी क्लास ने दिया था, है मीटिंग में, हमारी पूरी क्लास ने मार्च का गैट दिया था। और और हमारे जूनियर्स ने तकरीबन 60 के करीब लोगों ने मार्च का गैट दिया था, और उसमें से एक मैं, एक अगना और एक कलीम लड़का था। ये 3 लोग थे जो पास हुए थे और बाकी सारे फेल हुए थे। क्यों फेल हुए थे? जो आप ये चीजें कर रहे हैं ना, क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये जो घुमाने फिराने वाले, उनको ये आते ही नहीं थे। उनको यही नहीं पता था कि इवन ये तक नहीं उन बच्चों को पता था कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है। उनको ये तक नहीं पता था कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होती है, ठीक है।
तो काफी लोग जो थे ना उस वजह से हुए थे, और क्योंकि उनको ये बेसिक चीजें नहीं पता थी जो आप लोगों का पता है, तो जस्ट उनको माइंड में रखना है, एरिया का फार्मूलाज नहीं आते थे, ठीक है, सिंपल एरिया का फार्मूला क्या, और सिंपल चीजें थे, और लिटरली अगना नोज के मैंने वो तैयार भी नहीं किया था और मेरे 61 उसमें आए थे मार्क्स, और लिटरली, और वो हमारा टूर था और हम इस्लामाबाद के अंदर ही मौजूद थे। जी मार्च का गैट जो मैं कह रहा हूँ, हम इस्लामाबाद के अंदर ही मौजूद थे, और इट वाज लाइक कि मैंने कहा था, और मैंने बिल्कुल बगैर तैयारी कर दिया था, और मुझे डर था कि मैं फेल हो जाऊंगा, और मैं फेल हो गया तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी कि ये बहुत कहता है मेरे गैट में आ जाएंगे, क्योंकि मैं फूट मारता था कि मैं गैट दूं ना दूं मेरे नंबर बहुत आ जाएंगे, ठीक है। तो और हम लोग टूर पे थे, और जब मैंने बड़े डरते डरते चेक किया रिजल्ट के मेरी ना बेइज्जती ना हो जाए, फिर मेरे 61 मार्क्स आए, और मैं फिर ना वो कहते हैं ना भगड़ा डाल रहा था बाकियों के आगे कि देखो जी सब फेल हो गए, अल्लाह माफ करे, लेकिन मेरे पास हो गया। तो ये वाला सीन था। तो अगना को पता है, मैं इन लोगों को बहुत तंग किया था, बहुत जलील किया था, इनकी सारे रास्ते मैंने बेइज्जतियां की थी कि देखो जी सारे कहते थे हमने बड़ा गया था, सारे फेल हो गए, मैं अकेला पास हो गया। तो उसकी रीजन यही थी, मुझे यकीन था, क्यों यकीन था, एक तो अपनी एनालिटिकल स्किल्स पे यकीन था, और एक ये मैथमेटिक्स की चीजें मुझे आती थी। अब आपको ये चीजें आ गई हैं, 50 होते हैं पासिंग मार्क्स, जी अगना आप नहीं थी फेल, मैंने बोल दिया, आप पास थी, ठीक है। तो 50 जो थे पासिंग मार्क्स थे, ठीक है, होते हैं गैट के 51 है तो आप पास है, ठीक है, 71 है तो भी आप पास है, 51 है तो भी आप पास है, लेकिन हमने सिर्फ पास नहीं होना, हमने ज्यादा मार्क्स लेने हैं, ठीक है। गैट की टाइम लिमिट होती है, ठीक है, कि आपने 120 मिनट्स में करना है, लेकिन गैट की लिमिट नहीं होती कि आप कितने गैट दे सकते हो, आप 2 दो, आप 6 दो, आप 8 दो, आप 12 दो, आप 20 दो, जितने मर्जी गैट दो। गैट की जो ड्यूरेशन है वो 2 साल तक आपका गैट वैलिड रहता है। मैंने कल भी कहा था कि अगर आप गैट जो है एक देते हो, मार्क्स अच्छे आ गए हैं, फॉर एग्जांपल 61 आ गए हैं, 71 आ गए हैं, 21 कह रहा हूँ, माफ करे, 51 आ गए हैं, सेकंड गैट के लिए जरूर जाओ, किसी को ना बताओगे आप गैट दे रहे हो बेशक, ठीक है, बस लेकिन जाओ गैट के लिए सेकंड, हो सकता है आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाए, अगर नहीं होते तो नो इशू, लेकिन हो सकता है किसी को पैसों का इशू नहीं है या 1000 रुपया वगैरह जो पे करने का, तो सेकंड गैट के लिए जाओ, ठीक है। अगर आपको लगता है फर्स्ट मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हो, अगर तो आपके 65 प्लस 60 प्लस आ गए तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, दोबारा देने की जरूरत वैसे भी नहीं है, क्योंकि आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आपने और अच्छे लेने हैं और आपको पैसों का इशू नहीं है दोबारा देने का, तो एक सेकंड अटेम्प्ट जरूर करो, क्योंकि इंशाल्लाह आप उस सेकंड अटेम्प्ट में इस 61 से भी ज्यादा ले जाओगे, ठीक है। तो ये इस बात का ध्यान रखना है, और होपफुली इंशाल्लाह मार्च का आई होप सो इजी आएगा, क्योंकि ये आई थिंक सेकंड गेट हो रहा है, एक हुआ है पहले, ठीक है, मुझे नहीं पता वो टफ था या इजी था, लेकिन इंशाल्लाह इजी आएगा, और जैसा भी आया यू विल एक्सेल इन इट इंशाल्लाह, जितने भी आप लोग हो। और मैथ की ट्रिक्स आपको बता दी, अब है इनकी प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करेंगे, जो आने वाले दिन है, कल एनालिटिकल स्किल, परसों आपका पूरा पेपर, ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस 4-5 दिन रेगुलर बेसिस पे। हालांकि इट वाज नॉट इंक्लूडेड इन कोर्स, बट मुझे पता है कि उसके बगैर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर हम कहें कि बस हाँ ठीक है जी कोर्स कंप्लीट हो गया और चलो अल्लाह हाफिज, उसका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ आपको ये चीजें करके नहीं आएंगी आप जब तक उनको हल नहीं करोगे। तो मैं चाहता हूँ आप सब उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करके जो आप दिन में 1 घंटा भी लगा लो इन क्वेश्चंस पे, 1-1.5 घंटा, आपको मजा आएगा करके, क्वेश्चन ऐसे मजा आता है करके, ठीक है, 1-1.5 घंटा लगाओ, बहुत है आपके लिए, ठीक है। मार्च का नहीं है राबिया, मैं मार्च नहीं कह रहा, मैं मार्च कह रहा हूँ, मार्च, MARCH, मार्च, मैं मार्च नहीं कह रहा, आई एम नॉट इलॉन मस्क, ठीक है। आज की क्लास आई थिंक इतनी थी क्योंकि ज्यादा चीजें नहीं थी मैथ की, लेकिन मैं चाह रहा था कि प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन ऑनलाइन का मसला, ऑनलाइन उतनी प्रैक्टिस हो भी नहीं पाती। अब बस यही है, इसी तरह करते हैं फिर कि कल, लेट मी ओपन द कैलेंडर, कल जो है हम आपका एनालिटिकल स्किल्स में करा दूंगा, कल जरूर सबने आना है, ठीक है, क्योंकि कल का जो लेक्चर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो जो नंबर होते हैं वो 20 होते हैं, 18 से 20 नंबर का होता है आपका एनालिटिकल स्किल, लेकिन आपके जो असल गैट के नंबर जो है ना वो मैटर करते हैं, वो वही एनालिटिकल स्किल के मैटर करते हैं। अगर आप उस 20 में से 11 भी ले जाओगे ना, यकीन करो आपके वो गैट के जो 50-55 नंबर है ना वो 65-70 तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपकी जो असल मैटर करती है वो आपके एनालिटिकल स्किल के नंबर मैटर करते हैं, इन्होंने रखा ही इसलिए है। काफी लोग जिनको एनालिटिकल स्किल्स नहीं आती वो फिर बैठ के गिरे होते हैं 60s में, 50s में, ठीक है, जिनको स्ट्रांग होती है वो 70s 80s तक चले जाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ उसकी ट्रिक्स होती हैं, सिर्फ उसका नक्शा बनाना होता है, उसकी ट्रिक होती है, वो नक्शा बनाना कल मैं आपको सिखाऊंगा, उस नक्शे को फिर थोड़ा थोड़ा चेंज करना होता है, और आपका पूरा गैट जो है वो सॉल्व होता जाता है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल स्मूथली सॉल्व होता रहेगा, आपको खुद यकीन नहीं आएगा, आप अगले क्वेश्चन पे आओगे आपको पहले जवाब पता होगा कि इसका ये जवाब है, इतना आसान वो हो जाता है। और हमने सिर्फ उसको मुश्किल मेंटली बनाया हुआ है। लड़के इस काम में थोड़े से तेज होते हैं एनालिटिकल स्किल्स में, ठीक है, ये मतलब एक वो है नेचर वाइज, ठीक है, क्योंकि लड़कों को मैथ ज्यादा अट्रैक्ट करती है, मैथ की तरफ आपको पता है लड़के ज्यादा इंजीनियरिंग की तरफ भी जाते हैं, तो उनकी ये थोड़ी सी एनालिटिकल स्किल्स तेज होती हैं, इस वजह से वो इसको इजीली एसेस कर लेते हैं। लड़कियों की थोड़ी सी कंपैरेटिवली वीक होती हैं, ठीक है। तो इस चीज में इसलिए सिर्फ आपने नक्शा बनाना सीखना है,
ठीक है। तो जो आप लोग हो यहाँ पर मोस्टली गर्ल्स ही हो, नक्शा बनाना सीख जाओगे तो आप उन लड़कों से बहुत इजीली कंपेयर कर जाओगे जो उसको जो समझते हैं कि हम बहुत इजीली वो एनालिटिकल स्किल्स को कर जाते हैं। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि आपको सिर्फ सीखना पड़ेगा, एक दफा बाद में आपकी भी उतनी शार्प हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, होपफुली फिर हम लेक्चर को खत्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम कल एनालिटिकल स्किल्स करेंगे एंड इंशाल्लाह आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि आप लोग सब अच्छे मार्क्स लेके आओ, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओ। ठीक है, और लास्ट डे तक नहीं, ऑटो कैड की बात नहीं कर रहा, वो और टर्म निकल आएगी। एनालिटिकल क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ कौन से हैं, रुके। वो मैंने क्लोज कर दिया है, वेट अ मिनट। पता नहीं इसमें कौन लिखी हुई है, ये देखें, जैसे ये एनालिटिकल स्किल्स आ गई। वो कह रहा है KLMNOP। ठीक है, ये एक फाइनलिस्ट थे स्पेलिंग बी कंपटीशन के अंदर। ठीक है, और देर वर एग्जैक्टली 20 वर्ड से जो उन्होंने स्पेल करने थे। हर पूरा एक ऐसे पैराग्राफ दिया होता है आपको, पहले एक स्टेटमेंट दी होती है। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते नहीं ताकि आप कंफ्यूज ना। एक स्टेटमेंट होती है, एक स्टोरी होती है, एक कहानी होती है। उस कहानी को आपने अपने माइंड में या सामने एक स्केच बनाना होता है। फिर कंडीशंस होती हैं, कहानी के बाद होती है कंडीशंस कि उस कहानी की कुछ शराइत है। ठीक है, जो यूनिवर्सली शराइत है। उन शराइत के बाद क्वेश्चंस आते हैं। अगर तो आप उस कहानी को इंटरप्रेट करके उसकी कंडीशंस को उस पर इम्प्लीमेंट कर दो, उसकी जो भी कंडीशंस दी हैं उसको इम्प्लाई कर देते हो अपनी कहानी के ऊपर। ठीक है, तो आपके ये नीचे जो क्वेश्चन है ना, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये चुटकियों में सॉल्व होते हैं सवाल। ठीक है, लेकिन अगर आप वो प्रॉपर स्केच ही ड्रा नहीं कर पाते, आप सिर्फ ये सोचते, आप इसमें पढ़ते रहते हो पढ़ते रहते हो पढ़ते रहते हो, तो आपसे कोई क्वेश्चन हल नहीं होता। और स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं, वो इसको पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं, और वो जब दूसरे तीसरे पे जाता है उनको फिर भूल जाता है पहले पे क्या लिखना था, दूसरे पे क्या था। तो इस तरह की कंफ्यूजन होती है। ठीक है, इंशाल्लाह हम ये कल सीखेंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, 3 से 4 या 5 6 क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, ताकि आपको पूरी प्रॉपर स्टोरी का आइडिया हो जाए। और मैं यहीं से कोई क्वेश्चन पिक करूंगा, उसको सॉल्व करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वो बेसिकली करने कैसे हैं इंशाल्लाह। ठीक है, चलें फिर आज की क्लास हम खत्म करते हैं। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सेहतमंद रखे, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ठीक है, तो आई एम स्टॉपिंग इट। अगर किसी का क्वेश्चन है तो मैं देख लेता हूँ, नहीं तो इंशाल्लाह कल हम एनालिटिकल स्किल्स से स्टार्ट करते हैं। मई वाला कैसा आता है? नहीं बिस्मा, ये तो मैंने वैसे ही कहा था कि पेपर मुश्किल आता है, वैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया था जब मैंने 2 साल पहले दिया था, तब की बात बताई थी। तो अब आई डोंट नो, मे बी आसान भी आ जाए। ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट कि 1 साल मुश्किल आएगा 1 साल आसान आएगा। ठीक है, मैं जस्ट एक वैसे ही बता रहा हूँ कि हमारी दफा मुश्किल आया था। ठीक है, मुश्किल इन सेंस मुश्किल नहीं था, लेकिन वो लोगों की तैयारी नहीं थी, तो एक मेजोरिटी 95% लोग जो उसमें फेल हो गए थे। ठीक है, लेकिन जिनकी तैयारी थी, इन्होंने थोड़ा सा भी पढ़ा था ना, लिटरली जिन्होंने थोड़ी सी तैयारी भी की हो, उनका गैट फेल नहीं होता। ठीक है, वो गेट कर जाते हैं। ठीक है, नो इश्यूज। ठीक है, सो टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह आप लोग भी कर जाएंगे। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज। आई एम स्टॉपिंग द मीटिंग, आई एम एंडिंग इट। अल्लाह हाफिज एवरीवन।